ये ठंडा और सुनसान सा दिखने वाला प्लैनेट सबको इतना बेचैन क्यों कर देता है? प्लूटो। पहले इसे एक बेजान बर्फ से जमा हुआ दुनिया माना जाता था, लेकिन अब पता चला है कि इसके अंदर आइस वॉल्केनोज, एक समुद्र और शायद लाइफ के भी निशान छुपे हैं। ये सूरज से इतना दूर है, तो फिर भी ये इतना रहस्यमयी और अनोखा कैसे हो सकता है? और भी हैरान करने वाली बात, प्लूटो के पास एरोकोट शायद सोलर सिस्टम के शुरुआत का एक बड़ा राज खोल सकता है। ये डू डॉर के सेलेस्टियल बॉडीज, प्लूटो और एरोकोट एज अनोखे राज छुपाए हुए लगते हैं, जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आने वाले समय में आइए इन बॉडीज के पीछे की सच्चाई को एक साथ एक्सप्लोर करें। जुलाई 2015 में नासा का न्यू होराइजन्स प्लूटो के पास से गुजरा। उसने इस ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में हमारी पुरानी सारी समझ को तोड़ दिया। प्लूटो वैसा ठंडा, बेजान गोला नहीं है जैसा हम सोचते थे, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जो कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप्स और जोश से भरी है। सबसे चौंका देने वाली खोजों में से एक प्लूटो पर आइस वॉल्केनोज का एक विशाल नेटवर्क था, या शायद ज्यादा सही कहें तो वो क्रायोवॉल्केनोज हैं। सोलर सिस्टम के किसी भी दूसरे बॉडी से अलग इन आइस वॉल्केनोज का अस्तित्व इस ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में हमारी सोच को उलट-पुलट कर देता है। मार्च 2022 में और ज़्यादा डिटेल्ड डेटा एनालिसिस से साइंटिस्ट्स ने पाया कि प्लूटो के साउथवेस्ट क्वाड्रेंट के नए चमकदार इलाके के किनारे पर बड़-बड़ गुंबद नुमा पहाड़ हैं, जिनकी सतह खुरदरी और टेक्सचर्ड है। उनमें से एक, जिसका नाम राइट मीन्स है, लगभग 3 मील ऊंचा है और 90 माइल्स तक फैला हुआ है, जिसका वॉल्यूम अर्थ पर हवाई के मौना लोआ वॉल्केनो के बराबर है। पास में ही एक और बड़ा गुंबद है जिसका नाम पिकार्ड मीन्स है। ये वॉल्केनोज नहीं है, बल्कि क्रायोवॉल्केनोज है। अगर ये आइस वॉल्केनोज पिघले हुए पत्थर से नहीं, बल्कि पानी की बर्फ, मीथेन और दूसरे वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के मिक्सचर से फटते, जो धीरे धीरे एक आधे जेम हुए ग्लेशियर की तरह निकलता, तो प्लूटो पर नज़ारा और भी शानदार होता। लेकिन इन क्रायोवॉल्केनोज के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात उनकी उम्र है। उनके आसपास लगभग कोई इम्पैक्ट क्रेटर्स नहीं हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह आइस वॉल्केनोज हाल के जियोलॉजिकल टाइम में बने हैं। उनकी उम्र शायद कुछ 100 मिलियन साल ही हो, या उससे भी कम। एक कॉस्मिक टाइम स्केल पर यह बस एक पलक झपकने जैसा है। कुछ साइंटिस्ट्स तो यह भी मानते हैं कि यह इलाका आज भी एक्टिव है, धीरे धीरे प्लूटो के अंदर से अपनी आधे जेम हुए चेहरे को बदल रहा है। इन खोजों ने प्लूटो के बारे में हमारी समझ में एक बड़ा बदलाव लाया है। लेकिन यह एक्टिविटी सच में परेशान करने वाली है। वो इतना छोटा है, मून के साइज का सिर्फ 2/3, और सूरज से इतना दूर। लॉजिक से उसकी अंदर की गर्मी बहुत पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन न्यू होराइजन्स की खोजों ने इस आम समझ को पूरी तरह से तोड़ दिया है। इन बॉडबेड आइस वोल्केनोज का अस्तित्व बताता है कि प्लूटो में अभी भी इतनी एनर्जी है कि वो अपनी जियोलॉजिकल एक्टिविटी को सपोर्ट कर सके, यहाँ तक कि अपने लाइफ साइकिल के आखिरी दौर में भी। इस खोज ने साइंटिस्ट को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ड्वार्फ प्लैनेट्स काम कैसे करते हैं। और भी उलझन वाली बात, प्लूटो के अंदर आखिर कौन सी हीट सोर्स यूज चला रही है। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि यह गर्मी प्लूटो के रॉकी कोर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से आती है। दूसरे अनुमान लगाते हैं कि प्लूटो के अंदर एंटीफ्रीज सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जैसे अमोनिया, जो पानी को लिक्विड स्टेट में रख सकता है और उस जमने से रोक सकता है। हीट सोर्स जो भी हो, प्लूटो के आइस वॉल्केनोज इस बात का साफ सबूत बन गए हैं कि यह डोर का प्लैनेट पूरी तरह से मुर्दा नहीं है। न्यू होराइजन्स के प्लूटो फ्लाईबाय के दौरान साइंटिस्ट्स ने उसकी सतह पर बेड क्रैक्स और गड्ढे भी देखे। ये टेक्टोनिक फीचर्स प्लूटो के अंदर के डायनामिक चेंजेस को दिखाते हैं। प्लूटो की बर्फ पानी की परत जैसे नीचे से आने वाली ताकतों से खिंची और फटी हुई लगती है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये क्रैक्स शायद प्लूटो के नीचे के समुद्र के धीरे धीरे जमने का इशारा हैं। भले ही ये अविश्वसनीय लाग, प्लूटो शायद सच में अपनी जमी हुई सतह के नीचे दसों या सैकड़ों माइल्स गहरा एक लिक्विड वाटर ओशन छुपाए हुए है। आप सोच रहे होंगे, ये कैसे मुमकिन है? प्लूटो इतना ठंडा है, पानी लिक्विड कैसे रह सकता है? असल में इस सब का राज पानी के जमने पर फैलने में है। जैसे एक पानी की बोतल फ्रीजर में फट जाती है, अगर प्लूटो का नीचे का समुद्र धीरे धीरे जम रहा है तो उसका फैलाव सतह पर दबाव डालेगा, जिससे आइस शेल क्रैक हो जाएगी। असल में इन तस्वीरें दिखाती हैं कि प्लूटो की आइस शेल ने लंबे समय के इवोल्यूशन में खिंचाव और टूट-फूट का अनुभव किया है। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह नीचे का समुद्र कभी पूरी तरह से जम गया हो। अगर वो पूरी तरह से जम गया होता तो पानी हाई प्रेशर में आइस 2 नाम का एक घना बर्फ बन जाता। इस तरह का बर्फ सिकुड़ जाता और पीछे कंप्रेशन के निशान छोड़ देता, जैसे क्रस्ट अंदर की तरफ धंस जाती। लेकिन न्यू होराइजन्स ने एज कंप्रेशन के निशान नहीं पाए।
ये सारी खोजें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि प्लूटो की सतह के नीचे लिक्विड पानी शायद अभी भी मौजूद है। जैसा कि न्यू होराइजन्स के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर एलन स्टर्न ने कहा, प्लूटो के अंदर इतनी गहराई में लिक्विड पानी कैसे हो सकता है जबकि सतह का टेम्परेचर -382 डिग्रीज फ़ारेनहाइट के करीब है। साइंटिस्ट्स का एक्सप्लेनेशन यह है कि प्लूटो का कोर और मैंटल शायद अभी भी अपनी शुरुआती फॉर्मेशन की गर्मी को बनाए हुए हैं और यह गर्मी इंसुलेटिंग मटीरियल्स द्वारा बचाकर राखी गई है। हाल ही की रिसर्च ने तो यह भी पाया है कि प्लूटो की आइस शेल के नीचे शायद एक गैस हाइड्रेट्स की परत हो, जो आइस और मेथेन जैसे गैसेस का मिक्सचर है। ये हाइड्रेट लेयर एक इंसुलेटिंग ब्लैंकेट की तरह काम करती है, गर्मी के नुकसान को कम करती है और समुद्र को गर्म रखती है। इसके अलावा प्लूटो के पानी में अमोनिया भी एक एंटीफ्रीज की तरह काम करता है, पानी को बेहद कम टेम्परेचर पर भी लिक्विड रखता है। ये सब इशारा करता है कि प्लूटो एक सिंपल ठंडा प्लैनेट नहीं है, बल्कि एक समुद्र वाला दुनिया है, भले ही उसका समुद्र एक मोटी आइस शेल के नीचे बैंड है। ये कॉन्सेप्ट प्लूटो को यूरोपा और एनसेल्डूस जैसे समुद्र वाले मून्स के बराबर रखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्लूटो के समुद्र के पास कोई बड़ा प्लैनेट नहीं है जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगाकर यूज गर्म करे। 2020 की एक स्टडी ने एक चौंका देने वाली हाइपोथेसिस टी प्लूटो शायद एक हॉट स्टार्ट से बना हो। बाड़ टक्कर ने शायद जल्दी से इतनी एनर्जी रिलीज की हो कि अंदर की बर्फ पिघल गई और सीधे एक लिक्विड ओशन बन गया। अगर यह सच है तो प्लूटो का समुद्र 4 बिलियन साल से भी ज्यादा समय से मौजूद हो सकता है। ये खोज हमें प्लूटो के डायनेमिज्म के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करती है। वो शायद हमारी सोच से ज्यादा जिंदा दिल हो और शायद लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा आदर्श भी। इसके साथ ही प्लूटो के ऊपर की पतली एटमॉस्फेयर ने भी साइंटिस्ट्स का ध्यान खींचा है। ये पतली नीली धुंध जो नाइट्रोजन और थोड़े से मीथेन से बनी है, हल्की और अस्थायी है, न्यू होराइजन्स की एक और हैरान करने वाली खोज। स्पेसक्राफ्ट ने इस नीली परत की चमकती हुई धुंध को प्लूटो के सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान कैप्चर किया। जैसे ही प्लूटो सूरज के पास आया, उसकी एटमॉस्फेयर एक बार फैल गई थी। जब प्लूटो 1989 में सूरज के पास था तो जेम हुए गैसेस गर्म होकर सब्लिमेट हो गए, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया। अर्थ से की गई ऑब्जर्वेशंस के डाटा के अनुसार 1988 से 2016 तक प्लूटो का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 3 गुना बढ़ गया, जबकि और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में आ गया। लेकिन जैसे ही प्लूटो अपनी 248 साल की ऑर्बिट में धीरे धीरे सूरज से दूर जा रहा है, यह ट्रेंड उलट रहा है। 2019 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक स्टेलर ऑकल्टेशन ऑब्जर्व करके एक हैरान करने वाला मेजरमेंट किया। 2016 से प्लूटो का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 20% से ज़्यादा गिर गया है। 2018 की एक और ऑकल्टेशन एनालिसिस ने कंफर्म किया कि एटमॉस्फेयर सच में पतली हो रही है। प्लूटो का नाइट्रोजन जमने लगा है और सतह पर पाले के रूप में गिर रहा है। अगर यह फिनोमिनन जारी रहा तो प्लूटो की एटमॉस्फेयर शायद कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर एंड्रू कोल, जो प्लूटो के सीजनल चेंजेस पर स्टडी करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि 2030s तक प्लूटो की एटमॉस्फेयर शायद लगभग पूरी तरह से जम जाएगी और एक आइस लेयर में बदल जाएगी, खास तौर पर लंबी ठंडी सर्दी में। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईयर में जाएगा तो टेम्परेचर बेहद कम हो जाएगा और बची हुई गैस नाइट्रोजन और मेथेन आइस के रूप में सतह पर जमा हो जाएगी। जैसे ही एटमॉस्फेयर धीरे धीरे जमती है, प्लूटो शायद एक हवा रहित जमी हुई गोला बन जाएगा। प्लूटो का आसमान साफ और बिना बादलों के हो जाएगा, सिर्फ कभी कभी सूरज की रोशनी वाले इलाकों के पास कुछ भाप के निशान दिखेंगे। खुशकिस्मती से ये प्रोसेस एक परमानेंट आफत नहीं है। जैसे ही प्लूटो की ऑर्बिट आगे बढ़ेगी, कुछ सौ सालों में जब साउथ पोल सूरज की तरफ मुड़ेगा तो एटमॉस्फेयर फिर से फैल जाएगी और आइस लेयर फिर से सब्लिमेट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हम एक दुर्लभ एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन देख रहे हैं, एटमॉस्फेरिक कंप्रेशन और पॉसिबल टेम्पररी कोलैप्स। जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरता है, प्लूटो की खूबसूरत नीली धुंध धीरे धीरे गायब हो जाएगी। हैरानी की बात है, प्लूटो की ओवरऑल ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ सकती है क्योंकि ज़्यादा सतह एक नई चमकदार पाले की परत से ढक जाएगी। न्यू होराइजन्स के प्लूटो के इक्वेटोरियल रीजन के फ्लाई बाय के दौरान साइंटिस्ट्स ने एक बिल्कुल अनोखा फिनोमिनन देखा, ड्यून्स। हाँ, ड्यून्स। जैसे अर्थ पर हवा से बेन ड्यून्स होते हैं, वो प्लूटो की विशाल आइस प्लेन्स और किनारे के पहाड़ों के बीच हैं। ये ड्यून फीचर्स 2018 की एक स्टडी में कन्फर्म किए गए, जिसे डॉक्टर मैट टेल्फर ने लीड किया था। ये दुने जैसी पहाड़ियाँ स्पुतनिक प्लेनिशिया के वेस्टर्न किनारे पर एक 46 माइल चौड़े इलाके में दिखती हैं, बिल्कुल प्लूटो के नए बड नाइट्रोजन आइस प्लेन और अल इद्रिसी मॉन्टिस नाम के ऊंचे वाटर आइस पहाड़ों के बीच।
ये ड्यून्स एक पैरेलल पहाड़ी इलाका बनाते हैं जो देखने में हवा से बेन सैंड ड्यून्स जैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ रेड जेम हुए मेथेन पार्टिकल से बनी हैं। तो इतनी पतली एटमॉस्फेयर में ड्यून्स बनते कैसे हैं? प्लूटो का सरफेस प्रेशर सिर्फ 1 पास्कल है, अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक लखवा हिस्सा। आम साइंटिफिक विचार ये द कि प्लूटो की पतली एटमॉस्फेयर रेत के कानों को उठाने या उन्हें धकेलने के काबिल नहीं है। लेकिन प्लूटो ने साफ तौर पर एक रास्ता ढूंढ लिया। प्लूटो के 16 डे के दौरान स्पुतनिक प्लैनिशिया पर सॉलिड नाइट्रोजन आइस सीधे गैस में सब्लिमेट हो जाती है। इस प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस बहुत सारी एनर्जी रिलीज करती है। जैसे ही ये गैस फैलती है और ऊपर उठती है, वो अचानक से छोटे पार्टिकल्स को हवा में ले जाती है। डॉक्टर टेल्फर और उनकी टीम ने पाया कि अगर कुछ सौ माइक्रोमीटर्स के साइज के मेथेन पार्टिकल्स इस सब्लिमेशन से उठाए जाते हैं, तो प्लूटो की कमज़ोर हवाएं लगभग 22 माइल्स पर आवर की स्पीड से इन पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करने और उन्हें ड्यून्स में जमा करने के लिए काफ़ी हैं। ये हवा से उड़ाए गए पार्टिकल्स शायद पास के पहाड़ों से आए जेम हुए मेथेन हैं, जिन पर मेथेन आइस कैप्स हैं। बिल्कुल उनमें कुछ नाइट्रोजन आइस के टुकड़े भी हो सकते हैं। क्योंकि स्पुतनिक प्लैनिशिया की सरफेस जियोलॉजी काफ़ी नई है और ग्लेशियर्स लगातार बह रहे हैं और नए बन रहे हैं, इसलिए ड्यून्स भी शायद काफ़ी नए हैं, शायद पिछले 500,000 सालों में बने हैं। प्लूटो के ड्यून्स की खोज ने इस डोर के दुनिया के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। हम पहले सोचते थे कि पतली एटमॉस्फेयर का मतलब है कि प्लूटो एक मुर्दा प्लैनेट है, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। पतली एटमॉस्फेयर का मतलब इनएक्टिविटी नहीं है। मार्स की एटमॉस्फेयर भी पतली है, लेकिन उस पार कार्बन डाइऑक्साइड के ड्यून्स हैं। सैटर्न का मून टाइटन भी हाइड्रोकार्बन रेत के कानों से बेन ड्यून्स रखता है। और अब प्लूटो इस ग्रुप में शामिल हो गया है, यह साबित करते हुए कि कुइपर बेल्ट के लो प्रेशर बेहद ठंडे कंडीशंस में भी प्लैनेटरी विंड्स एक सेलेस्टियल बॉडी की सतह को शेप दे सकती हैं। प्लूटो छोड़ने के बाद न्यू होराइजन्स एक और भी डोर के टारगेट की तरफ बढ़ी, एरोकोथ। द 1 जनवरी 2019 को स्पेसक्राफ्ट इस छोटे सेलेस्टियल बॉडी के पास से लगभग 4 बिलियन माइल्स की दूरी से गुजरा, जिससे इंसानियत को पहली बार एक प्राचीन कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट को करीब से देखने का मौका मिला। न्यू होराइजन्स ने पाया कि एरोकोट एक कॉस्मिक स्नोमैन जैसा दिखता है, दो अनियमित ऑब्जेक्ट्स जो एक साथ जुड़े हुए हैं। मेन बॉडी लगभग 22 माइल्स लंबी है, जिसका एक हिस्सा 13 माइल्स चौड़ा है और दूसरा 9 माइल्स। ये एक कॉन्टैक्ट बाइनरी है जो दो अलग अलग बॉडीज के मिलने से बना है। फ्लाई बाय के दौरान ली गई तस्वीरें एक हैरान करने वाली चिकनी सतह दिखाती हैं, जिसमें यूनिफॉर्म लाल धब्बे हैं और बहुत कम क्रेटर्स हैं। कई मायनों में एरोकोट अब तक हमारे देखे गए सबसे प्राचीन और पुराने सेलेस्टियल बॉडीज में से एक लगता है। ये सोलर सिस्टम के शुरुआत का एक टाइम कैप्सूल जैसा है, जिसमें अनेकों राज हैं जो हमारे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एरोकोट की सतह पर सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली फीचर्स में से एक उसके बेड टीले जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। ये स्ट्रक्चर्स ऑब्जेक्ट के बाद हिस्से का मुख्य भाग हैं। लेटेस्ट हाई रेजोल्यूशन इमेज एनालिसिस बताता है कि एरोकोट का बड़ा हिस्सा, जिसे वेनू कहा जाता है, लगभग 12 चौड़े टीलों से ढका हुआ है, हर एक लगभग 3 माइल्स चौड़ा। हैरानी की बात यह है कि यह टीले शेप, साइज, कलर और रिफ्लेक्टिविटी में इतने सिमिलर हैं कि वो लगभग एक जैसे हैं। न्यू होराइजन्स के रिसर्चर विल ग्रंडी ने कहा कि एरोकोट लगभग एक रास्पबेरी जैसा दिखता है जो छोटे छोटे यूनिट से बना है। ये ऑब्जेक्ट इतना अच्छी तरह से सुरक्षित है कि हम उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को सीधे देख सकते हैं। ये मोज़ाइक जैसे कंपोनेंट्स बताते हैं कि एरोकोट का फॉर्मेशन प्रोसेस बेहद NARM था, जैसे उस धीरे धीरे जमा किया गया हो। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये है टीले जैसे स्ट्रक्चर्स स्थानीय रूप से बेंदा, जिनके टुकड़े एक ही शुरुआती मटेरियल के बादल से आए थे। ये वायलेंट कलिजन से बेन टुकड़े नहीं हैं, बल्कि जैसे एक साथ बढ़े हुए भाई हैं जो धीरे धीरे एक हो गए। एरोकोट के शेप और केमिकल कंपोजिशन के आधार पर साइंटिस्ट्स ने इस विचार को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे सबूत पाए हैं। एरोकोट के डू लोब्स एक कॉन्टैक्ट पॉइंट पर मिलते हैं, जिनके पोल्स और इक्वेटर्स अलाइंड हैं। इससे पता चलता है कि दोनों बॉडीज कभी एक दूसरे के चक्कर लगाते थे और धीरे धीरे स्पाइरल होकर पास आए। लोब्स खुद चपटे हैं, थोड़े पैनकेक शेप, जो शायद एक घूमते हुए डेब्री के डिस्क में उनके नम मिलन का नतीजा है। खास तौर पर ध्यान देने योग्य एरोकोट की सतह की कंपोजिशन और कलर की यूनिफॉर्मिटी है। इससे पता चलता है कि उसके फॉर्मेशन मटेरियल्स शायद सोलर नेबुला के एक हाई इलाके से आए थे। अगर एरोकोट ट्रेडिशनल हायरार्किकल एक्रीशन मेथड से बना होता, यानी अलग अलग जगहों से टक्कर के जरिए रैंडमली मटेरियल इकट्ठा करके, तो हमें ज़्यादा हेट्रोजेनिटी देखनी चाहिए थी। लेकिन सारे इशारे एक अलग फॉर्मेशन मैकेनिज्म की तरफ हैं, क्लाउड कोलैप्स मॉडल। इस मॉडल में
प्राचीन सोलर नेबुला मेन सॉलिड पार्टिकल्स का एक घना गुच्छा अपनी ही ग्रेविटी के नीचे कॉलेप्स हो जाता है, सीधे एक प्लैनेटेसिमल बनाता है, इस तरह वायलेंट कोलिजन स्टेज को छोड़ देता है। स्टडी के कोऑथर डॉक्टर विलियम मैकिनन ने एक्सप्लेन किया कि एरोकोट के पार्टिकल्स कम स्पीड पर एक साथ आए, एक दूसरे के चक्कर लगाए और आखिरकार कॉम्प्लेक्स ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस के तहत मिल गए। ये खोज ट्रेडिशनल हायरार्किकल अक्रीशन थियरी को लगभग रूल आउट करती है और पार्टिकल क्लाउड कोलैप्स मॉडल को जोर से सपोर्ट करती है, जिससे प्लैनेटेसिमल फॉर्मेशन के प्रोसेस में एक बड़ा ब्रेकथ्रू सामने आया है। प्लैनेटेसिमल्स प्लैनेट फॉर्मेशन की नींव हैं। अपने अजीब शेप के अलावा एरोकोट का गहरा लाल रंग भी आम नहीं है। ये अर्ली सोलर सिस्टम की केमिकल स्टोरी बताता है। न्यू होराइजन से स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स बताते हैं कि एरोकोट की सतह मेथनॉल आइस और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स शायद थोलिन से ढकी हुई है। इस पर हम बाद में और डिटेल में बात करेंगे। हैरानी की बात है, सतह पर कोई वाटर आइस डिटेक्ट नहीं हुई। वाटर आइस आउटर सोलर सिस्टम के कई सेलेस्टियल बॉडीज पर आम हैं और पानी के निशान छोटे कॉमेट्स और कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स पर भी मिल सकते हैं। वाटर आइस का ना होना या तो यह बताता है कि पानी ऑर्गेनिक मैटर की एक गहरी परत के नीचे दबा हुआ है, या फिर इस प्लैनेटेसिमल के बनने के दौरान कंडीशंस ने बहुत कम पानी का कंटेंट पैदा किया। असल में एरोकोट अल्ट्रारेड ऑब्जेक्ट्स में से है। क्योंकि उसकी सतह ऑर्गेनिक मैटर से भरी है, इसलिए उसका रिफ्लेक्शन स्पेक्ट्रम बेहद लाल दिखता है। माना जाता है कि यह लाल पदार्थ थोलिन से भरा है, जो कॉम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, जो आमतौर पर तब बनते हैं जब कॉस्मिक रेज और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मीथेन, अमोनिया और नाइट्रोजन जैसे सिंपल कॉम्पाउंड्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। थोलिन्स का बनना लाइफ को नहीं दर्शाता, लेकिन यह प्रीबायोटिक केमिकल्स हैं जिनमें लाइफ के कई केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सही कंडीशंस में ये बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो एसिड्स जैसे ज़रूरी लाइफ के कंपोनेंट्स के प्रीकर्सर्स बन सकते हैं। जेम हुए मेथनॉल की मौजूदगी एरोकोट के इतिहास को खोलने का एक और सुराग बन गई है। मेथनॉल पानी और कार्बन मोनोऑक्साइड के रेडिएशन से बन सकता है, और यह एक प्राचीन आइस के रूप में भी एग्जिस्ट कर सकता है। मेथमे या नाइट्रोजन जैसे गैसेस के मुकाबले मेथनॉल कम वॉलेटाइल है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे ज़्यादा वॉलेटाइल आइसेस कभी यंग एरोकोट पर मौजूद थे, लेकिन प्लूटो की बेहद कमज़ोर ग्रेविटी और अनोखी ठंडी सतह की वजह से ये वॉलेटाइल सब्सटेंसेस या तो स्पेस में उड़ गए या बिलियंस ऑफ ईयर्स में केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे। और सल्फर से भरे थोलिन सब्सटेंसेस बताते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे कंपाउंड्स कभी मौजूद थे और एरोकोट की सरफेस केमिस्ट्री में योगदान दिया। जैसे ही ये गैसेस गायब हो गई या सॉलिड्स में बदल गई, तो जो बचा वो सतह पर एक लाल ऑर्गेनिक पाला और मेथनॉल आइस था, जैसे सेलेस्टियल बॉडी को एक ऑर्गेनिक कोटिंग पहना दी गई हो। ध्यान देने योग्य है कि एरोकोट की सतह लगभग पूरी तरह से वाटर आइस से डिवॉइड है। इसका मतलब यह हो सकता है कि वाटर आइस इस ऑर्गेनिक शेल के नीचे दबी हुई है, या फिर क्योंकि सोलर नेबुला का वो इलाका जहां एरोकोट था बेहद ठंडा था, वाटर आइस पहले से ही बैड सेलेस्टियल बॉडीज में जमा हो चुकी थी। दोनों है मामलों में एरोकोट की कंपोजिशन बताती है कि प्लैनेट फॉर्मेशन के रॉ मटेरियल्स विविध। इन मटेरियल्स को करीब से स्टडी करके साइंटिस्ट्स 4.5 बिलियन साल पहले के आउटर सोलर सिस्टम के केमिकल एनवायरनमेंट की एक झलक पा सकते हैं। ये सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा संभावना है कि कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स के जरिए अर्थ पर आए हों और लाइफ के कंपोनेंट्स के जन्म के लिए ज़रूरी तत्व प्रदान किए हों। असल में ये बेजान सेलेस्टियल बॉडी सूरज के जन्म के ऑर्गेनिक केमिकल प्रोसेसेस को सुरक्षित रखता है। यह एक जमी हुई केमिकल टाइम कैप्सूल जैसा है, शायद लाइफ के शुरुआत के लिए शुरुआती मटेरियल्स का पैकेज। यही खोजें किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं, क्या प्लूटो के समुद्र में लाइफ पैदा हो सकती थी? अगर प्लूटो एक लिक्विड ओशन को बिलियंस ऑफ ईयर्स तक बनाए रख सकता है, तो इसका मतलब है कि उसके पास एक स्टेबल वाटर एनवायरनमेंट है, जो हम जैसे सभी लाइफ फॉर्म्स के लिए ज़रूरी है। इस समुद्र में अमोनिया और सॉल्ट्स हो सकते हैं, जो न सिर्फ एंटी फ्रीज का काम करते हैं, बल्कि शायद न्यूट्रिएंट्स का भी। और अगर प्लूटो का कोर गर्मी और केमिकल ग्रेडियंट्स प्रदान कर सकता है, तो वो लाइफ के लिए एक एनर्जी सोर्स प्रदान कर सकता है, जैसे अर्थ के समुद्र तला पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स। बिल्कुल, अभी प्लूटो पर लाइफ का कोई सबूत नहीं है। न्यू होराइजन्स माइंड बायोलॉजिकल साइंस ढूंढने के टूल्स नहीं थे, लेकिन फिर भी ये सच की सूरत से डोर, जहां स्टेलर एनर्जी कम है, एक अंडरग्राउंड ओशन है, यह अभी भी बताता है कि प्लूटो शायद साइंटिस्ट्स के पहले के अनुमान से ज़्यादा आदर्श हो सकता है। एक रिसर्चर ने एक बार कहा था कि अगर प्लूटो के अंडरग्राउंड ओशन में लाइफ है, तो ये लाइफ फॉर्म्स कठोर कॉस्मिक रेडिएशन से बचे रहेंगे और एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से बच सकेंगे। इस लाइफ फॉर्म्स शायद माइक्रोबियल होंगे, जो पत्थरों और पानी में इन केमिकल रिएक्शन से एनर्जी प्राप्त करते होंगे। भले ही यह संभावना कम है, लेकिन सवाल अभी भी अनिश्चित है। क्या माइक्रोबियल लाइफ कभी इस छिपे हुए समुद्र में पैदा हुई थी, या क्या वो आज भी यहाँ पैदा हो सकती है?
शायद हमें जवाब तभी मिलेगा जब फ्यूचर मिशंस इन गहरी अंधेरी पानियों में गहरी जांच करेंगे। न्यू होराइजन्स मिशन ने हमें एक छोटी सी झलक दी है। प्लूटो से कुछ दिन का दाता और एरोकोट से कुछ घंटों का। भले ही समय कम था, इन ऑब्जर्वेशंस ने इंडोर के सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया है। साल बीत गए हैं और प्लानिटरी साइंटिस्ट्स अभी भी इस दाता में गहरी खुदाई कर रहे हैं और लगातार नई खोजें कर रहे हैं। फिर भी बहुत से रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं या अभी उनके सुराग मिलने शुरू हुए हैं। जैसे कि क्या प्लूटो में हाल ही में कोई क्रायोवोल्केनिक इरप्शन हुआ और क्या ये एक्टिविटी अभी भी जारी है? जैसे ही प्लूटो की एटमॉस्फेयर धीरे धीरे पतली होती है और फिर से भारती है, इस ड्वार्फ प्लैनेट का मौसम कैसे बदलता है? एक अंडरग्राउंड ओशन का अस्तित्व और भी सवाल उठाता है। क्या वो प्लूटो के रॉकी कोर से कांटेक्ट करता है या वो नीचे एक हाइड्रेट्स की परत से बैंड है? आइस शेल कितनी मोटी है और क्या सतह के पास लिक्विड पानी है? क्या सारे ठंडे क्लासिकल कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स एज ही हैं या एरोकोट एक अनोखा एक्सेप्शन है? इन सवालों का जवाब देने के लिए साइंटिस्ट को तुरंत नए मिशंस और इनोवेटिव रिसर्च मेथड्स की ज़रूरत है। आज साइंटिफिक कम्युनिटी में प्लूटो पर वापस जाने में रुचि बाध रही है। जैसे कि नासा ने एक ऑर्बिटल मिशन के लिए शुरुआती रिसर्च प्लान्स को फंड किया है। सिर्फ एक सिंपल फ्लाईबाय नहीं, बल्कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो प्लूटो और उसके मून्स पर कई सालों तक रह सकता है। इस मिशन में सोचा गया है कि स्पेसक्राफ्ट प्लूटो पहुंचेगा, हाई रेजोल्यूशन मैपिंग के लिए ऑर्बिट मान जाएगा, प्लूटो के एटमॉस्फेयर के सीजनल चेंजेस को ट्रैक करेगा और शायद एक लैंडर या इम्पैक्टर भी डिप्लॉय करेगा प्लूटो की सतह की कॉम्पोजिशन को करीब से एनालाइज करने के लिए। क्योंकि ऑर्बिट में जाने के लिए काफ़ी डिसेलरेशन की ज़रूरत है, इसलिए रिसर्चर्स एडवांस प्रोपल्शन मेथड्स पर विचार कर रहे हैं, जिसमें हाई एफिशिएंसी आयन इंजन्स और यहां तक कि एनी प्रोपल्शन जैसे फ्यूचर कॉन्सेप्ट शामिल हैं। एक चतुर आइडिया है प्लूटो के सबसे बड़े मून चारों को एक ग्रेविटेशनल ब्रेक के रूप में इस्तेमाल करना। रिसर्च ने पाया है कि एक ऑर्बिटर चारों को कई ग्रेविटी असिस्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकता है, न सिर्फ आराम से डिसेलरेट करने के लिए, बल्कि प्लूटो की ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए भी फ्यूल कंजम्पशन को कम करते हुए। इससे स्पेसक्राफ्ट को कुइपर बेल्ट में एक क्रूज करने का मौका मिलेगा और आखिरकार दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज की तरफ बढ़ेगा। प्रपोज किए गए प्लान के अनुसार स्पेसक्राफ्ट प्लूटो की ऑर्बिट में 2 साल तक रहेगा, चारों की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके ऑर्बिट से बाहर निकलेगा और दूसरे कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स की तरफ जाएगा, शायद एक और ठंडा क्लासिकल ऑब्जेक्ट या फिर एक और ड्वार्फ प्लैनेट के पास से गुजरेगा। अगर यह एम्बिशियस प्लान पूरा होता है तो यह न्यू होराइजन्स की विरासत को बहुत बढ़ा देगा, एक छोटी सी रिकॉनेसेंस मिशन को एक लंबी एक्सपीडिशन में बदल देगा। अभी नासा ने मिशन को 2030 के अंत तक एक्सटेंड कर दिया है और यह अकेला प्रोब सीमा से सिग्नल्स इंसानियत के कानों तक लाता रहेगा और यहां तक कि हेलियोपॉज से बाहर असली इंटरस्टेलर स्पेस में जाएगा। जो 2 नाम उसने पीछे छोड़े हैं, प्लूटो और एरोकोट, शायद आने वाली पीढ़ियां बार बार याद करेंगी। इसलिए नहीं कि वो हमसे सबसे डोर हैं, बल्कि इसलिए कि वो हमसे सबसे ज़्यादा गलत समझे गए थे। हम सोचते थे कि वो जमी हुई मुर्दा अंत है, लेकिन उन्होंने साबित किया कि सोलर सिस्टम की सीमा उतनी शांत नहीं है जितनी हम सोचते थे। शायद असली सरप्राइज कभी अंदर नहीं, बल्कि बाहर होता है। वो ठंडे सायों में छिपे हुए राज अभी भी हमारे पास आने का इंतजार कर रहे हैं और ये सब अभी शुरू ही हुआ है।